ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही है। सो आइए आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से उसे स्टार्ट करें। सो जिस टॉपिक को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज के सेशन में हम प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन पर बात करेंगे। तो आइए जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। और सबसे पहले हमें इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना जरूरी होगा कि आखिरकार प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्वेट करने की नीड क्यों है। जब हम इस बारे में एक बार समझ जाएंगे तो हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे टेस्ट में आने वाले हैं हम उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द मेन एम टू कंजर्वेट प्लांट्स एंड एनिमल्स? आखिरकार नीड क्या है, क्या मेन एम है, क्या मेन पर्सपेक्टिव है, गोल क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो द मेन एम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज टू प्रोटेक्ट and save endangered species along with their habitat। तो देखिए यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनको उनके हैबिटेट के साथ कंजर्व करने की नीड है। तो पहले तो ये समझिए कि हैबिटेट क्या होता है। देखिए हैबिटेट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको प्लांट्स या फिर एनिमल्स का एक बहुत नंबर देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे जो नंबर में प्लांट्स एनिमल्स हैं वो इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। ये किसी वाटर बॉडी के पास हो सकता है, ये कोई लैंड हो सकती है, कोई फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, ये कोई आप कह लीजिए डेजर्ट वाला एरिया भी हो सकता है। ये आप अगर देखें तो कुछ हिली रीजन्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली कहीं पर भी आपको किसी भी हैबिटेट के अंदर ये प्लांट्स या फिर एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिल सकती हैं जहां पर वो एक गुड अमाउंट ऑफ नंबर में रहती हैं। तो ऐसे एरियाज को हमें क्या करना है? पहली बात तो प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन एरियाज में किन्हें प्रोटेक्ट करना है? प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड का मतलब है कि ऑलमोस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, यानी कि खत्म होने वाली हैं, लुप्त होने वाली हैं। अगर हमने एफर्ट्स नहीं किए तो इन प्लांट्स और एनिमल्स को अगर नहीं कंजर्वेट किया गया तो बिल्कुल ऐसा दिन जरूर आएगा जब आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ फोटोज में देखेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर अगर चल रहा है तो वो टाइगर के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए चल रहा है। तो अगर इसे नहीं चलाया जाता तो हो सकता है कि आज से आने वाले 50 साल के बाद आपको टाइगर लाइव कोई दिखे ही ना। हो सकता है कि हम सिर्फ उसे गूगल फोटोज में देख पाएं या फिर इमेजेस में देख पाएं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया है कई सारी जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी हेल्प से। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ कई सारे देशों की जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये भी स्टूडेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो हमारा जो अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम है अगर वो मेंटेन होना जरूरी है तो आपको पता है कि वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों को ही मेंटेन करना जरूरी होगा, इन दोनों को ही कंजर्वेट करना जरूरी होगा। बिकॉज आप जानते हैं कि ये सारे के सारे फूड चेन का पार्ट हैं और अगर कभी भी फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। So I hope कि आपको ये बात समझ में आ रही है। Extinction is when a species is completely wiped out from the earth। Extinction क्या होता है? जब किसी स्पीशीज की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि इस अर्थ से completely wiped out हो चुकी है, यानी कि अब उसका कोई भी एक सिंगल, आप कह लीजिए एक सिंगल भी नंबर हमें देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें, आर्कियोप्टेरिक्स को बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक कहा जाता था। तो आर्कियोप्टेरिक्स को आज आप सिर्फ और सिर्फ फोटोज में देखते हैं, कोई भी एक सिंगल आर्कियोप्टेरिक्स आपको लाइव देखने को नहीं मिलेगा। एक और बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर का। आप सभी ने डायनासोर पर बेस्ड मूवीज या फिर वेब सीरीज देखी होंगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो डायनासोर भी एक ऐसा एनिमल है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है बहुत साल पहले, और अब आप डायनासोर को सिर्फ और सिर्फ इमेज या फिर फोटोज में ही देखते हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है? उस समय पे अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज क्या है? आज अवेयरनेस है। हो सकता है कि उस टाइम पर मैनकाइंड जो था, यानी कि ह्यूमंस जो थे वो उतने थे ही नहीं, मतलब नंबर्स हाई नहीं ह्यूमंस का। तो ऐसे में उन्हें कंजर्वेट किया ही नहीं जा सकता था। भाई जब ह्यूमंस ही नहीं है तो कंजर्वेट कैसे हो? हालांकि उस समय की क्या
सिचुएशंस थी वो अभी हमें नहीं पता, बट द पॉइंट इज कि आज की जो सिचुएशन है, आज की जो हमारे सामने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, हम उनको वर्कआउट करके, उन पर वर्कआउट करके हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को और प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। ऑन द लास्ट लिविंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज डाइज, द स्पीशीज इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट। अगर उस स्पीशीज का जो लास्ट इंडिविजुअल है, अगर वो मर जाता है, तो कहा जाता है कि वो जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो आई होप कि आपको एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की फॉर्म में समझ में आया होगा कि जिस चैप्टर को हम डील करने वाले हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए अब डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। आपको पता है कि अगर मैनकाइंड के प्रॉपर सर्वाइवल की बात की जाए, तो भाई इस फूड चेन का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फूड पिरामिड्स होते हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं इसके अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिकॉज़ फूड चेन की सबसे पहली वाली अगर आप लेयर की बात करें, तो उस लेवल के ऊपर ऑटोट्रॉफ्स ही आते हैं, जिनमें आपको प्लांट्स और फॉरेस्ट की वेजिटेशन ही देखने को मिलेगी। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज डिफॉरेस्टेशन। आज मैन के सर्वाइवल के ऊपर जो एक मेजर जो एक थ्रेट है वो क्या है, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जब आप जंगल में जाकर पेड़ को काटते हैं, एक बहुत ही लार्ज नंबर में जब आप इस तरीके का काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, काट रहे हैं जंगलों को। क्यों? क्योंकि यूजिंग दैट लैंड, आप उस लैंड को यूज करके क्या करेंगे, दूसरे पर्पसेस में, जैसे कि आप वहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, या फिर मेकिंग बिल्डिंग, आप वहां पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, या फिर आप वहां पर रिहैबिटेशन करेंगे। रिहैबिटेशन का मतलब है आप कहीं पर रह रहे थे और आप वहां से एक लार्ज, आप कह लीजिए नंबर में लोग जो है वो माइग्रेट कर कर रिहैबिटेट करके उस पर्टिकुलर एरिया पे आकर रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अब शहरों में ज्यादा जमीन रह नहीं गई, काफी ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग लैंड की तरफ, खुले लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें जंगल एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। लेकिन क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी अच्छा ऑप्शन है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही, आप कह लीजिए, बड़ा थ्रेट है ह्यूमन मैनकाइंड के सर्वाइवल पर। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो डिफॉरेस्टेशन आप देख रहे हैं, इसके रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में भी सबसे पहले देखिए लिखा है कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट्स। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, तो एक क्या है, आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको एक बड़ी लैंड चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट को क्लियर ऑफ कर रहे हैं। आपको बिल्डिंग बनानी है, बड़े-बड़े घर बनाने हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी है, इसलिए भी आप कहीं न कहीं फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर, अगर आपको फर्नीचर बनाना है अपने घर के लिए जिसमें वुड का यूज़ होगा, या फिर अगर आप एज़ अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वुड को, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल कॉजेज़ जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे कई बार जंगल में आग लग जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो इनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो खराब होते हैं। अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर जंगलों की कटाई ऐसे ही कंटिन्यू रही, तो उससे क्या-क्या इफेक्ट्स आएँगे, इस बात को भी समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं, उसको समझ लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन कॉजेस इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट इसे यूज करते हैं अपने रॉ प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रॉ प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब CO2 को कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में से ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्लांट्स को कट कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे प्लांट्स को यहाँ पर कट कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कौन करेगा? और अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी, तो ये जो रॉ प्रोडक्ट है CO2, इसे कौन यूज करेगा? कर ही नहीं पाएगा कोई, क्योंकि हम तो इसे यूज करते नहीं है। तो जब ये CO2 रॉ प्रोडक्ट की तरह यूज नहीं होगी, तो इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है, का जो अमाउंट है, वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब सन की जो लाइट है, सन की जो रेज़ हैं, जब वो अर्थ पर आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अर्थ है और यहाँ कहीं पे सन है,
तो आप देख पा रहे हैं कि जब सन की जो रेज होती हैं जब वो अर्थ पर आती हैं तो ऐसे में क्या होता है, ये आती हैं और ये नीचे यहाँ से टकरा कर वापस यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा CO2 का अमाउंट है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप देखिए अगर यहाँ पर CO2 का कंटेंट है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये जो रेज़ आई थी, ठीक है? अब देखिए यहाँ से जो रेज़ आ रही थी, ये रेज़ यहाँ पर आएँगी और जब यहाँ पर आने जा रही होंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होंगी स्पेस में, तो ऐसे में क्या होगा, जो CO2 की लेयर है, वो इन रेज़ को रोक देगी क्योंकि अब इनकी उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रही कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर को तोड़कर या फिर इसे क्रैक करके बाहर निकल जाएँ, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, जो अमाउंट है, वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रह जाएगी और अगर CO2 की मात्रा यहाँ पर रह जाएगी, तो दैट मीन्स ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज़ करेगी। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीवियर ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, बहुत सारे ड्रॉट्स यानी कि सूखा और फ्लड होने के भी चांसेस होते हैं बिकॉज़ आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है? इसके साथ के साथ में ये डिफॉरेस्टेशन को रोकते हैं। इसके अलावा ये ड्रॉट वगैरह को भी रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि ड्रॉट्स और फ्लड्स जो हैं, ये काफ़ी सारे आ जाएँगे। डिफॉरेस्टेशन चेंजेस द नेचर ऑफ द सॉइल, अगर आप पेड़ों को काटेंगे तो इससे सॉइल की जो नेचर है उसमें चेंजेस आते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है, वो भी कहीं न कहीं कम होती है। वो ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड होती है, वो धीरे-धीरे डेज़र्ट के अंदर यानी कि हम कह सकते हैं कि बैरन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्टाइल लैंड जो है वो बैरन हो चुकी है। इट इज़ कॉल्ड एज़ डेज़र्टिफ़िकेशन, इसका मतलब ये डेज़र्टिफ़िकेशन हो रहा है, रेगिस्तान बनती जा रही है फर्टाइल लैंड। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट्स सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट। और अगर आप डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रखेंगे तो ऐसे में क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसके सर्वाइवल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही बल्कि एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर और जितने भी तरह के अगर स्पीशीज होंगे वो सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट लेवल पे आ चुके होंगे जब उनके सर्वाइवल की बात होगी। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। तो चलिए अब डिफॉरेस्टेशन को जो हमने समझ लिया है तो और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स को जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फॉर्म में हमें देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं बायोस्फीयर। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार बायोस्फीयर क्या। अब देखिए अगर बायोस्फीयर की बात की जाए तो एज़ द नेम सजेस्ट्स बायो, तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइफ। बायो का मतलब लाइफ है और स्फीयर का मतलब है वो रीजन जहाँ पर लाइफ होगी। तो यानी कि लाइफ जहाँ पर है उसी को हमने बायोस्फीयर कहा है। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्जिस्ट दैट सपोर्ट्स लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। तो जहाँ पर लिविंग लोग रह रहे हैं इसका मतलब जहाँ पर लाइफ होती है उसी को हमने बायोस्फीयर कहा है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास 3 तरह के स्फीयर होते हैं। एक को हम कहते हैं जियोस्फीयर, एक को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर और एक को हम कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिथोस्फीयर। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये जो आप जियोस्फीयर देख रहे हैं इसी को हमने लिथोस्फीयर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये एटमॉस्फेयर होगा। चलिए तो अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे ये जियोस्फीयर है तो जियोस्फीयर को हमने यहाँ पर लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना है, ठीक है? तो ये जो आप लिथोस्फीयर देख रहे हो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर आपने देखा कि जो भी लैंड होती है तो लैंड बेसिकली किसके अंदर आती है? लिथोस्फीयर या फिर जियोस्फीयर के अंदर आती है। अगर आप हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर आ रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली वाटर है और एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एयर वगैरह दिखाई देगी। तो ऐसा एरिया, ऐसा एरिया जो तीनों में कॉमन आएगा यानी कि जहाँ पर लिथोस्फीयर लैंड भी हो, जहाँ पर पानी भी हो और जहाँ पर एयर भी हो, तो इन तीनों ही अगर आप एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इन तीनों का जहाँ पर एक साथ आपको एग्जिस्टेंस दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे अगर वेन डायग्राम से हम दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है जिसको हमने लिथोस्फीयर से बताया है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है जहां पर हमने एटमॉस्फेयर शो किया है और एक सर्कल नीचे आप देख पा रहे हैं जिसमें हमने हाइड्रोस्फीयर को शो किया है। तो अगर हम बात करें इस कॉमन रीजन की जो आपको इन तीनों के अंदर दिखाई दे रहा है तो ये कॉमन रीजन एक्चुअली में और कुछ नहीं, यही बायोस्फीयर है। यानी कि वो कॉमन रीजन जहां पर आपको एयर, वाटर और लैंड तीनों दिखाई देते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि वहां पर लाइफ संभव है, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। आगे देखते हैं।
द बायोस्फीयर इज रिलेटिवली थिन लेयर। बायोस्फीयर जो आप देख रहे हैं ये एक पतली लेयर होती है ऑफ अर्थ सरफेस दैट सपोर्ट्स लाइफ, जहां पर आपको लाइफ का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देती है, रीचिंग फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स। यानी कि ये जो बायोस्फीयर की जो लेयर है ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, यानी कि एक थिन लेयर है और सिर्फ वहीं पर ही आपको लाइफ देखने को मिलेगी। ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर टू डीप सी वेंट्स, यानी कि एटमॉस्फेयर से लेकर आप डीप सी वेंट्स अगर चले जाएं तो वहां पर आपको एक लिमिटेड, आप कह सकते हैं कि डेप्थ तक और हाइट तक ही आपको देखने को मिलेगी लाइफ। द बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बायोटा के नाम से जानते हैं, एंड नॉन लिविंग जिसको हम ए बायोटा या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, प्रोवाइड देम विद द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर की जब बात होती है तो बायोस्फीयर के अंदर बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों देखने को मिलते हैं, और बेसिकली ये इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। अभी इकोसिस्टम क्या होता है इसे हम आगे जाके जरूर समझेंगे। सो आई होप कि आपको ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने बायोस्फीयर को पढ़ लिया तो अब बायोडायवर्सिटी को भी पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इस समय इमेज पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं। आपने देखा कि एक एक ऐसी इमेज है जिसके अंदर आपको इंसेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं, फिशेस भी हैं, आपको एक्वेटिक एनिमल्स भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी स्पीशीज जो हैं एनिमल्स की वो हमें दिखाई देती हैं। तो देखिए, मेंशन किया जा रहा है कि बायोडायवर्सिटी या फिर जिसे हम बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी कहते हैं, इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जब अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। यानी बायो मीन्स जो लिविंग है, तो जो लिविंग स्पीशीज हैं उनकी जब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, उन्हीं को हमने बोला है कि वो बायोडायवर्सिटी है। देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। और बायोडायवर्सिटी के अंदर हम क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी के अंदर हम इन सभी लिविंग स्पीशीज का अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, और साथ के साथ में इनका एनवायरनमेंट के साथ और आपस में कैसा रिलेशन है इसे भी स्टडी किया जाता है। इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडायवर्सिटी में हमने इस बात को समझा कि हम यहाँ पर प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन तीनों ही बायोटिक, आप कह सकते हैं कि स्पीशीज का हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फ्लोरा और फौना एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस समय आपकी सामने जो इमेज है, यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज वगैरह हैं, और यहाँ पर कुछ आपको एनिमल की स्पीशीज भी दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम फ्लोरा की बात करते हैं तो देखिए, फ्लोरा का मतलब क्या है। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर। तो आप फ्लावर के सेंस में ले लें कि फ्लोरा वाला जो है ये फ्लावर, यानी कि प्लांट या फिर वेजिटेशन की बात हो रही है, तो द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड एज फ्लोरा एरिया। यानी कि जब हम किसी एरिया में बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं या प्लांट्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, तो उस रीजन को फ्लोरा कहते हैं। और अगर एक फ्लोरा हो गया तो ऑब्वियसली अगर ये प्लांट वाला हो चुका है तो अब एनिमल्स वाले को हम क्या कहेंगे, एनिमल्स एनिमल्स वाले को हम कहेंगे फौना। तो द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज फौना ऑफ दैट एरिया। तो आई होप कि आपको अब फ्लोरा और फौना भी अच्छे से क्लियर हो गया। फ्लोरा का मतलब जब प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, और फौना का मतलब जब एनिमल की स्पीशीज आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है। अब हम बढ़ते हैं एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, एंडेमिक स्पीशीज की अगर बात की जाए तो ये क्या होती हैं, दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। देखिए, एंडेमिक स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं जो किसी एक एरिया, किसी एक जोन या फिर किसी एक कंट्री या फिर किसी एक कॉन्टिनेंट के अंदर हमें बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल तरीके से, या आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज तरीके से देखने को मिलती है। यानी कि अगर वो स्पीशीज ए नाम की कोई स्पीशीज है तो ए नाम की स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही दिखाई देगी, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही दिखाई दे। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि वो स्पीशीज काफी स्पेसिफिक है, यानी कि बहुत जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं रेड पांडा, तो रेड पांडा एक ऐसी स्पीशीज है जो कि आप जब देखेंगे तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, वहां पर आपको रेड पांडा देखने को मिलता है। आमतौर पे आपने व्हाइट एंड ब्लैक जो पांडा है उन्हें देखा होगा, लेकिन रेड पांडा जो स्पीशीज है ये सिर्फ अरुणाचल में है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो कंट्री के रिस्पेक्ट में हमारा जो ये एक स्पीशीज है रेड पांडा, ये एक एंडेमिक स्पीशीज के नाम से जाना जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स को और समझिए, जैसे साल का एक पेड़ होता है,
या फिर जंगली आम यानी कि वाइल्ड मैंगो होता है, ये कुछ एंडेमिक फ्लोरा की स्पीशीज है। और अगर फौना की बात करें तो देखिए फौना में आप बिसॉन देख रहे हैं, बिसॉन एक तरह का बुल होता है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप है देख रहे हैं ये बिसॉन है। और बिसॉन के अलावा अगर आप देखें तो इंडियन जाइंट स्क्वेरल है, ये आप देखिए ये गिलहरी है जो कि काफी बड़ी गिलहरी है, फ्लाई स्क्वेरल भी होती हैं, ये सब एंडेमिक फौना होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल की स्पीशीज हैं जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन में ही आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि जब किसी प्लांट या फिर किसी एनिमल की पर्टिकुलर स्पीशीज किसी स्पेसिफिक एरिया में ही देखने को मिलती हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि ये स्पीशीज क्या होती हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और populations whose members have common characteristics are capable of interbreeding among themselves to produce fertile offsprings। यानी कि बताया जा रहा है कि स्पीशीज के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो काफी कॉमन है। और अगर कॉमन है तो फिर वो इंटरब्रीड करने में सहायक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे एक हॉर्स है, और हॉर्स के बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि डोंकी, तो हॉर्स और डोंकी का अगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए या इंटर ब्रीडिंग कराई जाए, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो मूल हुआ, एम्यूएली मूल हुआ, ये एक स्पीशीज है। मूल को हम खच्चर कहते हैं, ठीक है, डोंकी को हम गधा कहते हैं, हॉर्स को हम घोड़ा कहते हैं। तो घोड़े और जब हमने डोंकी यानी कि गधे के बीच में इंटरब्रीडिंग कराई, रिप्रोडक्शन कराया, तो ऐसे में आपने देखा कि इंटरकोर्स का जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, वो मूल हुआ, खच्चर हुआ। ये एक अलग ही आप कह सकते हैं कि टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इन तीनों की जो स्पीशीज है वो सेम। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कैट फैमिली की बात करते हैं, तो कैट फैमिली के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कैट है, खुद जैगुआर है, टाइगर है, लायन है। इसके अलावा अगर आप देखें लेपर्ड है। तो ये सब क्या है? ये सब चीता है, ये सब एक्चुअली में एक ही फैमिली से हैं, तो इनमें स्पीशीज आपको कॉमन देखने को मिल सकती है। Normally normally members of a species breed amongst themselves and not with members of other species। आमतौर पे क्या होता है कि जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में ही रिप्रोड्यूस करना पसंद करते हैं, ना कि किसी दूसरी आप कह सकते हैं मेंबर्स के साथ जो कि किसी दूसरे आपके लिए रीजन के अंदर है। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक आपको फ्रॉग दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रॉग है और फ्रॉग के देखिए और भी कितने तरह के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली में फ्रॉग की ही डिफरेंट स्पीशीज आपको दिखाई दे रही हैं कि कोई किस तरह का दिखाई दे रहा है, कोई किस तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सभी की जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक्चुअली में सेम ही होंगी। ठीक है, तो स्पीशीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए जब हमने इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्लियर कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं और ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम बायोस्फीयर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आखिरकार बायोस्फीयर जहां पर एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा रीजन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसे कंजर्वेट करना है तो क्या-क्या हमारे पास मेजर्स हो सकते हैं। देखिए, ड्यू टू द थ्रेट फ्रॉम मैनकाइंड्स इंडल्जेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। क्योंकि ह्यूमंस का जो एक इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में हम क्योंकि फॉरेस्ट्स के अंदर जाके बहुत ज्यादा इंडल्जेंसी दिखाई इंडल्जेंसी हम कह सकते हैं कि करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में आ चुकी है, उनको काफी ज्यादा डेंजर है। वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम कभी नेचर में बैलेंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, 1971 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है शॉर्ट में यूनेस्को। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन्होंने चलाया 1971 के अंदर, जिसको हम MAB के नाम से जानते हैं। और ये सबसे पहली बार था जब कई सारे देशों की जो गवर्नमेंट है और जो साइंटिफिक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कुछ बायोस्फीयर्स को प्रोटेक्ट करने वाले जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, ये सारे एक साथ मिले और इन्होंने स्टैब्लिश करा एक यूनेस्को नाम के आप कह सकते हैं इन्होंने एस्टैब्लिश करा एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को, जिसके अंदर क्या करना था, जिसके अंदर लोगों को अवेयरनेस दी गई कि आपको क्या करना है, आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इस रिलेशनशिप को और ज्यादा इम्प्रूव करना है, जो कि आप कह सकते हैं कि लोगों और जो भी वाइल्ड
आप कह लीजिए कि स्पीशीज हैं या वाइल्ड जो भी एंटिटीज हैं उनके बीच में। तो जब हम इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की बात करते हैं तो हमें पूरे हार्मनी के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा जो रीजन है हम वहां पर रहें, और जो हैबिटेट एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का या फिर कुछ दूसरी स्पीशीज का है, हम उस हैबिटेट के अंदर बिल्कुल भी अपनी इंटेलिजेंसी ना दिखाएं, इंटरफेरेंस ना दिखाएं। तो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम था MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। अब देखिए यूनेस्को की बात चल रही है तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यूनेस्को का लोगो है, और यूनेस्को के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस के अंदर। 16 नवंबर 1945 के आसपास की बात है जब यूनेस्को आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे अगर आपको याद हो तो 1945 में वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। तो लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे पहले इसे फाउंड किया गया, यानी कि इसकी फाउंडेशन देखने को मिलती है, लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में बना दिया गया। तो बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है कि वर्ल्ड लेवल पे ये पीस और सिक्योरिटी को क्या करेगी? एंश्योर करेगी, और साथ के साथ में जो एजुकेशनल पार्ट्स हैं, आर्ट है या कोई कल्चर है, कोई साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इन सब को भी प्रोटेक्ट करने का काम, कंजर्वेट करने का काम यूनेस्को का होता है। इतना ही नहीं, अगर आप आज ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे देश भारत के अंदर, इंडिया में कई सारे ऐसे आपको मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे जो यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। कई सारे आपको यहाँ पर क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल आर्ट्स या फिर कुछ दूसरी आप कह लीजिए साइंटिफिक और एजुकेशनल चीजें देखने को मिलेंगी, जिन्हें यूनेस्को प्रोटेक्ट करती है और उसके लिए हर साल फंड भी देती है। तो ऐसे में हमने इस बात को समझा कि यूनेस्को काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ के साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WWF। आप देख सकते हैं कि इसका जो लोगो है वो व्हाइट एंड ब्लैक पांडा है। तो अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1961 यानी कि एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। ये एक स्विट्जरलैंड पर बेस्ड, आप कह सकते हैं कि स्विस बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन, और जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर, या ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंसी है, इंटरफेरेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको रिड्यूस करना, जिसको स्विट्जरलैंड के मोगस में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया 29 अप्रैल 1961 में, और बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नाम के शहर पे कर दिया गया। सो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई कि ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनेस्को और WWF, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। अब देखिए, एक बुक भी है जिसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, द नेम ऑफ दिस बुक हैज इट्स ओरिजिन इन रशिया। तो देखिए, सबसे पहले रेड डेटा जो बुक आप देख रहे हैं, ये रशिया में इसका ओरिजिन होता है। इनिशियली इसका नाम था रेड डेटा बुक ऑफ द रशियन फेडरेशन, यानी कि RDBRF, रेड डेटा बुक ऑफ रशियन फेडरेशन, ये इसका पहले नाम था। लेकिन बाद में क्या हुआ? द बुक वाज बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्टेड बिटवीन 1961 टू 1964 बाय बायोलॉजिस्ट्स इन रशिया। तो रशिया के बायोलॉजिस्ट ने 1961 से लेकर 1964 में जो भी अध्ययन किया, जो भी रिसर्च करी कई सारी लिविंग स्पीशीज के बारे में, तो उसका एक जो आप कह सकते हैं कि कंपाइलेशन है, वो आपको इस बुक में देखने को मिलता है। हेंस इट इज कॉल्ड एज रशियन रेड डेटा बुक। लेकिन बाद में क्या हुआ? करंटली द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंटेन, जिसको हम कहते हैं IUCN। तो IUCN जो आप देख रहे हैं, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1948 में हुई थी, तो बाद में IUCN इस रेड डेटा बुक को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गवर्न करता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। और बेसिकली इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम है कि एक कंप्लीट लिस्ट बनाना, ठीक है, एक कंप्लीट लिस्ट बनाना जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज की है। साथ के साथ में द मेन एम बिहाइंड दिस डॉक्यूमेंटेशन इज टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या फिर वल्नरेबल स्पीशीज हैं, या कह लीजिए कुछ ऐसी हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनका जो एक एंट्री है, जिनका जो एक डेटा है, वो आपको इस रेड डेटा बुक के अंदर देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया कि रेड डेटा बुक क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिया, तो अब हमारे कंट्री के अंदर या बाकी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसके अंदर हम प्रोटेक्शन का काम करते हैं। A large protected area meant for conservation of biodiversity and culture of that area is called as biosphere reserve। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर
कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। A biosphere may consists of other protected areas such as national parks and sanctuaries। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इसके अंदर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों आ सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। आप देखिए पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अगर आप देखें तो एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और साथ के साथ में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इस इतने बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती हैं, जिसका नाम है बोरी एंड ओल्ड मणि, या फिर आप इसे पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये तीनों की तीनों चीजें इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एरिया होता। सो बेसिकली हमने इस बात को समझा कि बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर यानी कि स्पीशीज को रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकते हैं। अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आ सकते हैं। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए बताया जा रहा है कि these are protected areas which provide protection and suitable living conditions for wild animals। तो wild animals को protect करना और उनके लिए जो suitable living conditions हैं वो provide करना, ऐसे areas को, ऐसे protected areas को wild life sanctuaries के नाम से जाना जाता है। Sanctuaries are places where killing यानी कि poaching और capturing of animals is strictly prohibited। याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया है जहां पर किसी भी तरह का शिकार, जंगली जानवर का शिकार यानी कि वाइल्ड एनिमल की पोचिंग या किलिंग नहीं हो सकती, और उन्हें आप जबरदस्ती कैप्टिवेट नहीं कर सकते, उसकी कैप्चरिंग नहीं की जा सकती है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इलीगल है। इसके अगेंस्ट आपके, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है जो लीगल एक्शंस है वो भी गवर्नमेंट ले सकती है। A sanctuary may be a reserved natural area meant for the preservation and development of threatened oblique endangered species। For example, there is the Kaziranga Wildlife Sanctuary, जहां पर एक सींग वाला जो गैंडा होता है जिसको हम कहते हैं राइनोसेरोस, तो राइनो जो कि असम के अंदर है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा है जिसको हम बोलते हैं वन हॉर्न राइनो, तो उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपने देखा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर किसी भी तरह की पोचिंग या फिर कैप्चरिंग अलाउ नहीं है वाइल्ड एनिमल की, और साथ के साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जहां पर ओवरऑल बहुत सारी स्पीशीज को तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, लेकिन साथ के साथ में ऐसे रीजन्स के अंदर कोई एक स्पेसिफिक जो स्पीशीज है वो भी देखने को मिलती है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पीशीज और कहीं भी देखने को नहीं मिले। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम वन हॉर्न राइनो की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में आपको ये काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही देखने को मिलेगा, असम में ही देखने को मिलेगा, और कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे अगर आप देखें गिर, अगर आप नेशनल पार्क की बात करें तो गिर जो कि गुजरात में है, तो वहां पर आपको एशियाटिक लायन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आमतौर पे यहाँ पर इनका प्रोटेक्शन चलता है, तो ये कई बार स्पेसिफिक होते हैं। अब नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए नेशनल पार्क को जल्दी से समझते हैं। नेशनल पार्क इज अ रिजर्व इन लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या है कि इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं अगर हमें ध्यान रखना है, हमें अच्छे से इसे प्रोटेक्ट करना है, तो नेशनल पार्क भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हो सकता है। नेशनल पार्क preserves flora and fauna, landscape and historic objects of an area। कई बार क्या होगा कि मान के चलिए कि कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो किसी नेशनल पार्क के अंदर अगर आ रहा है, तो ऐसे में नेशनल पार्क के साथ साथ उस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनको प्रिजर्व किया जा रहा है, साथ में फ्लोरा और फौना को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मान के चलिए कि कोई एक नेशनल पार्क है, फॉर एग्जांपल ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में ए नाम के प्लांट की स्पीशीज और बी नाम के कुछ एनिमल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गुफाएं थी, कुछ सी नाम की केव्स थी, जहां पर कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ स्क्रिप्ट्स अगर आपको इस केव में देखने को मिलती हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो एएसआई है वो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और क्योंकि वो नेशनल पार्क के अंडर आ रही है वो केव्स या फिर वो जो भी जगह मिली है आपके लिए एक्सकेवेशन के दौरान, तो उसे प्रोटेक्शन पूरे तरीके से दिया जाएगा।
लेकिन हमें समझना होगा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो नेशनल पार्क है, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर टूरिज्म को अलाउ किया जाता है। यहाँ पर लोग एक पर्टिकुलर जोन के अंदर आके वहां पर टूरिज्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ आप कह लीजिए ट्राइबल एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ट्राइब्स भी रहती हैं, तो उनको भी अलाउ किया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर कुछ रीजन में एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ये सब चीजें स्ट्रिक्टेड होती हैं, यहाँ पर नहीं की जा सकती। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों के तीनों कंसेप्ट क्लियर हुए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, और साथ के साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो देखिए, इकोसिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एजी टेंसले, ये एक पर्सन हुए जिन्होंने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम नाम का वर्ड दिया। Ecosystem क्या होता है? All the living components such as plants, animals and microorganisms and non-living components such as climate, soil, river, deltas, temperature, rays, ये सारा का सारा मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ जब एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो इन सब का आपस में जो एक रिलेशन है, वो जिस जगह देखने को मिलता है, उसी को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल, एक इकोसिस्टम कोई स्मॉल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड है, और लार्ज भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा घना फॉरेस्ट, जैसे आप अमेज़न के फॉरेस्ट देखते हैं। तो एक छोटे तालाब से लेकर एक बड़े फॉरेस्ट तक आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की वैरायटी हो सकती है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यूजुअल फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो आप 10% एनर्जी लॉस का फ्लो देखते हैं, ठीक है? आपकी देख 10% जो एनर्जी फ्लो का आप कंसेप्ट देखते हैं, लॉस नहीं, इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग कार्बन साइकिल, एनर्जी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल और वाटर साइकिल, यानी कि कई सारी साइकिल्स होती हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर मेंटेन की जाती हैं। इनकी सबकी स्टडी भी इकोसिस्टम के अंदर बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। अब देखिए, इकोसिस्टम पढ़ने के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा है, जो कि है प्रोजेक्ट टाइगर। आप सभी जानते हैं कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब देखिए क्यों जरूरी है, इस बात को समझते हैं। क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1st ऑफ अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंसस कराया था उससे पहले। तो उस सेंसस में देखा गया कि टाइगर का जो नंबर है वो काफी रिड्यूस होता जा रहा है। तो फाइनली 1 ऑफ अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, और इसका मेन जो एम था वो क्या था कि हमें किसी भी तरीके से कंजर्व करना है टाइगर की पॉपुलेशन को विद इन द कंट्री। और अगर आज आप देखें तो काफी हद तक जो टाइगर के नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं। Several natural parks, जिसको आप नेशनल पार्क्स भी कह सकते हैं, have been associated with the Project Tiger initiative। तो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव में कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, यानी कि जिसको हम नेशनल पार्क्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो नेशनल पार्क्स के अंदर भी ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो चल रहा है। ठीक है, तो हमें समझना है कि हमें टाइगर्स के नंबर को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया। बल्कि इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को चलाया। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या-क्या थे। जैसे आपने देखा प्रोजेक्ट टाइगर की बात करी तो वो 1st ऑफ अप्रैल 1973 को चलाया गया। ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1992 में चलाया गया। राइनो, जो गैंडा होता है जिसको आप राइनोसेरॉस कहते हैं, उसको 2005 में प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाता है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जिसको 1975 में चलाया गया। प्रोजेक्ट वल्चर होता है जिसको 2006 में चलाया गया। इसके अलावा देखिए प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन है, ये एक स्पीशीज है जो आपको मणिपुर में देखने को मिलती है 1977। प्रोजेक्ट रेड पांडा जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है 1966 में। प्रोजेक्ट हंगुल जो कि जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको देखने को मिलेगा 1970। जो गेंजेस डॉल्फिन है, यानी कि गंगा की जो डॉल्फिन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको गंगा में देखने को मिलेगी डॉल्फिन, उसको कंजर्वेट करने के लिए 24 नवंबर 1986 में। इसके अलावा अगर आप देखें तो लेपर्ड को, स्नो लेपर्ड जो है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2009 में, और लास्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए 2013 के अंदर कई सारे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली में लॉन्च किया है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा अवेयर हो चुकी है चीजों को लेकर। तो ऐसे में हमें भी ध्यान रखना है कि हमें भी बहुत ही लिमिटेड तरीके से हमें अपने इनपुट्स देने हैं किसके अंदर, चीजों को खराब करने में। तो एकदम से चीजें नहीं सुधरती हैं, आपको भी पता है कि अच्छी चीजें वक्त लेती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट चला रही है, हम उसके अंदर अवेयरनेस लेकर आए, और अवेयरनेस
अपने में जब लेकर आएँगे तो हम क्या कर पाएँगे, हम बहुत ही अच्छे तरीके से एफर्ट्स भी कर पाएँगे इन सभी प्रोजेक्ट्स को कहीं न कहीं बहुत बेहतर चला पाने में। सो आई होप कि आपको ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई और इस चैप्टर को फाइनली अब हम कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। उम्मीद करूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टेस्ट या एग्जाम में आएंगे वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।